डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये आपका बिल्डिंग यूनिट का है। तो बेसिकली दिस यूनिट में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ा है। उसमें एक टॉपिक आपका है आर्क वेल्डिंग मशीन। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इसमें जो है तीन बेसिकली जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह का वेल्डिंग मशीन है। देखिए, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है। अगर आपके पास इनपुट जो अगर एसी है या फिर डीसी है, या फिर इस पे भी डिपेंड करता है आपका कि आप आउटपुट क्या ले रहे हो। ठीक है, मतलब अगर हम किसी मशीन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि इनपुट क्या ले रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, कोई भी मशीन अगर हो तो हम ये देखते हैं कि आप इनपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या निकल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे आपका आर्क वेल्डिंग मशीन भी आपका क्लासिफाइड है। एक है आपका डीसी वेल्डिंग मशीन और दूसरा है आपका एसी वेल्डिंग मशीन। ठीक है, तो डीसी वेल्डिंग मशीन भी आपका दो तरह का है। एक है आपका मोटर जनरेटर सेट और एक है आपका एसी ट्रांसफार्मर विथ रेक्टिफायर। ठीक है, तो और इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो जो आपका डीसी वेल्डिंग मशीन है जिसमें मोटर जनरेटर सेट के साथ है, तो इसमें देखिए आपके पास एक शंट फील्ड है और रिवर्स सीरीज फील्ड है। अब रिवर्स सीरीज फील्ड का मतलब क्या हुआ, है ना। एक तो वह नॉर्मल सीरीज फील्ड हो गया। रिवर्स सीरीज फील्ड का मतलब क्या होता है? रिवर्स सीरीज फील्ड का मतलब ये होता है कि इसका जो फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, इसका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो आपके शंट फील्ड को अपोज करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप लोगों ने डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पढ़ा होगा, डीसी मोटर, है ना। फिर आपने क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है? डिफरेंशियल में वो अपोज करता है, घटता है ना, और क्यूमुलेटिव में वो एडअप करता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट कुछ कुछ यहाँ पर भी है। एक सीरीज फील्ड है जो आपका रिवर्स लगा हुआ है, मतलब वो आपका जो शंट फील्ड है वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, और ये है आपका आर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से पूरा सेटअप है। ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है करंट को मेजर करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट विल डिपेंड अपॉन कि आउटपुट और इनपुट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट जो आपको आ रहा है वो आ रहा है आउटपुट डीसी, है ना, क्योंकि ये मोटर जनरेटर सेट है। तो अब आप बोलोगे सर ये मोटर है जनरेटर है दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन ये आता है। एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका मोटर है वो आपके जनरेटर को का जो रोटर है उसको घुमा रहा है। तो ये कपल्ड है ये आपस में, है ना। अभी हम देख लेते हैं ये चीज़। ये डायग्राम बहुत ही ईजी है, इसको आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मोटर जनरेटर सेट इन विच डीसी जनरेटर इज ड्रिवन बाय डीसी मोटर और एसी मोटर। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट तो जनरेटर से ही मिलेगा, लेकिन उसके रोटर को घुमाने के लिए आपके पास या तो डीसी मोटर होगा या तो एसी मोटर होगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीसी जनरेटर के पास जो होगा एक रिवर्स सीरीज वाइंडिंग होगा। जो सीरीज वाइंडिंग जो है वो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो आपका फ्लक्स है वो उसको अपोज करेगा। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि ये करंट रिवर्सल का फंडामेंटल होता है मेन, एक्चुअली, है ना। जैसे कि अगर आप करंट फ्लो का डायरेक्शन अगर आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये सब आप लोग को पता है। तो ये वही फंडा है कि आपने कॉइल को मतलब उल्टे ओरिएंटेशन में लगा दिया है, या फिर आपने कॉइल को ऐसा लगाया है कि करंट जो दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो अलग अलग है। तो उस केस में फिर वो अपोजिशन में मतलब आ जाता है। उसके बाद है इनिशियल आर्क। जैसा कि मैं हमेशा से बता रहा हूँ आपको, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि आर्क के टाइम पर जब आपको आर्क प्रोड्यूस करना होता है उस टाइम पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होता है ना। जिस टाइम पे आपको आर्क प्रोड्यूस करना है एट दैट टाइम यू रिक्वायर द मैक्सिमम वोल्टेज। और एक बार जब आर्क प्रोड्यूस हो गया उसके बाद आप वोल्टेज जो है वो घट जाता है, करंट बढ़ता है।
और करंट कैसे बढ़ता है, वो जो आयोनाइज्ड होता है मीडियम में, वो उस आयोनाइजेशन की वजह से एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट बनता है, उसकी वजह से करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटता चला जाता है। सेम वही फंडा यहाँ पर भी है। शंट फील्ड जो है आपका वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज उस टाइम पर जब आपको आर्क प्रोड्यूस करना है, और एक बार जब आपका आर्क प्रोड्यूस हो गया उसके बाद ये वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज घटेगा कैसे कि सीरीज वाइंडिंग जो है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को अपोज करेगा, उसको अपोजिशन की वजह से फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज घटेगा। ठीक है, मैं समराइज कर देता हूँ, इसे लिखा वही है। यहाँ पे क्या है कि एट स्टार्टिंग है ना, आपका वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो शंट की वजह से होगा। ठीक है, और एक बार आर्क हो गया तो इसको लिख दीजिए, आफ्टर आर्क इज प्रोड्यूस्ड, है ना, आफ्टर आर्क इज प्रोड्यूस्ड, है ना, तो जो सीरीज फ्लक्स है आपका, दिस सीरीज फ्लक्स will oppose the shunt flux, ठीक है, and this implies is the voltage will reduce। ठीक है, voltage will reduce, ये है बस, मतलब इसी दो स्टेप के ऊपर पूरी वर्किंग इसकी बनाई हुई है। तो ठीक है, तो एक बार आर्क प्रोड्यूस हो गया तो आफ्टर द आर्क फॉर्मेशन द करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द सीरीज वाइंडिंग एंड द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द सीरीज वाइंडिंग अपोजेस द फ्लक्स ऑफ द शंट वाइंडिंग। बिल्कुल सिंपल सरल सेंटेंस में मैंने लिखा है ये चीज़ कि वही है कि एक बार आर्क प्रोड्यूस हो गया उसके बाद आप सीरीज वाइंडिंग में जो रिवर्स लगा हुआ है उसमें आप करंट को फ्लो कराएंगे और उससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स जो है वो अपोज करेगा आपके शंट फील्ड फ्लक्स को। अभी ये ड्यू टू अपोजिशन की वजह से क्या होगा, नेट फ्लक्स रिड्यूस करेगा और नेट फ्लक्स रिड्यूस करने की वजह से वोल्टेज रिड्यूस करेगा। जाहिर सी बात है, जनरेटर में जो भी फ्लक्स है उसी की वजह से आपका वोल्टेज जनरेट होता है, तो एक बार अगर आपने फ्लक्स घटा दिया तो आपका वोल्टेज घट जाएगा। ठीक है, शंट रेगुलेटर इज यूज टू एडजस्ट वोल्टेज एंड करंट एट द डिजायर्ड लेवल। एक शंट रेगुलेटर होता है आपका जिसको हम लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज और करंट है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। मतलब ये वाला है आपका शंट रेगुलेटर। ये अगर आप इसके रेजिस्टेंस को घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो वोल्टेज है वो घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो ये एक्चुअली बेसिकली लगाया हुआ है रेगुलेशन करने के लिए। इसका कुछ एडवांटेज है कि इसका ऑपरेशन जो है वो पोर्टेबल होता है। इसको आप स्ट्रेट या रिवर्स पोलरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट पोलरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, इसको हम लोग फेरस और नॉन फेरस मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें स्टिक इलेक्ट्रोड्स जो है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स, इसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं, तो चाहे लाइटली कोटिंग हो चाहे उसमें उससे मतलब सेमी लाइट कोटिंग हो, दोनों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और इट कैन बी यूज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द बिल्डिंग। इसका है हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपका मोटर सेट भी लगा हुआ है तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हायर। मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए इसका हायर है क्योंकि इसमें आपका वही है रीज़न कि इसमें आपका मोटर जनरेटर दोनों लगा हुआ है ना। तो वही जितना शिफ्ट सिस्टम जितना बड़ा होता है ना उसका मेंटेनेंस बढ़ता चला जाता है। मशीन इज़ क्वाइट नॉइजी इन ऑपरेशन एंड इट सफ़र्स फ्रॉम आर्क फ्लो। आर्क फ्लो मैंने आपको बताया है क्या होता है। तो ये चार डिसएडवांटेजेस हैं इसके, और ये इसके 5 एडवांटेजेस हैं। उसके बाद है आपका एसी रेक्टिफाइड वेल्डिंग यूनिट। अब देखिए नाम एक्चुअली क्या है कि मैंने जो आपको नाम बताया है ना, एसी ट्रांसफार्मर विथ रेक्टिफायर, अब लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, और एसी रेक्टिफाइड वेल्डिंग यूनिट, ये दोनों एक ही चीज़ है। मैंने इसलिए मतलब ये नाम अलग करके रखा कि इसको इस नाम से भी हम बोलते हैं और इस नाम से भी हम बोलते हैं, है दोनों एक ही चीज़। ठीक है, दोनों है एक ही चीज़, तो नाम बस अलग अलग है।
तो इसमें भी आपका वही है, ये ट्रांसफार्मर है और ये आपका जो है रेक्टिफायर है, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पे चोक कॉइल है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बस फंडा वही है, बस यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले में हम जनरेटर यूज़ कर रहे थे, इस वाले में हमारे पास ये स्टैटिक डिवाइसेस हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं दैट आर बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है। तो इसके पास एक ट्रांसफार्मर होता है और एक रेक्टिफायर यूनिट होता है। इसका लॉन्ग लाइफ है एंड इट डजंट हैव एनी मूविंग पार्ट, जाहिर सी बात है ना। तो सिलिकॉन डायोड्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट, नो नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बिल्कुल ट्रांसफार्मर को, अब ट्रांसफार्मर है उसको आप रोटेट कर रहे हो तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नॉइज़ नहीं होगा, मेंटेनेंस कम होगा, मूविंग पार्ट कम है, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है ये। उसके बाद इट इज़ सुटेबल फॉर बिल्डिंग पाइप्स इन ऑल पोजीशन, नॉन फेरस मटेरियल, लो एलॉय स्टील, मतलब ऐसा स्टील जिसमें आपका एलॉय का मिक्सिंग कम है। फिर क्रीप रजिस्टिंग स्टील्स एंड माइल्ड स्टील्स इन थिन गॉजेस, मतलब पतले पतले जो होते हैं ना थिन गॉजेस में, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि इसमें आप फाइन ट्यूनिंग होता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है आपको। तो जितना एसी, जैसा आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि जिस हिसाब से पीछे से एसी आएगा उस हिसाब से आगे से डीसी निकलेगा, ठीक है। तो वो इसमें ट्यूनिंग जो होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को कम करो, अगर वोल्टेज कम रिक्वायर्ड है तो आप वोल्टेज कम कर दो, तो उस केस में आप माइल्ड स्टील का जो भी चीज़ है उसको अच्छे से वेल्डिंग कर पाओगे। उसके बाद है एसी वेल्डिंग मशीन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें टैपिंग होता है आपका सेकेंडरी के साइड में, ठीक है। और इसमें जो टैपिंग जो है वो वोल्टेज और करंट जो भी रिक्वायर्ड है ऑपरेशन के लिए इट प्रोवाइड्स दैट। तो जैसा कि मैं अभी पीछे वाले टॉपिक में बता रहा था आपको कि उस वाले केस में हमारे पास जो प्राइमरी साइड का जो ट्रांसफार्मर है उसी में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्राइमरी वोल्टेज को ही ज़्यादा कम करें जिसके अकॉर्डिंग हमारा रेक्टिफायर वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड किया गया है टैपिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। रिएक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेकेंडरी वाइंडिंग टू ऑब्टेन द ड्रूपिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले वाले में। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका था, अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसा था, अगर जहाँ तक आपको याद होगा ये था आपका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें वोल्टेज जो है वो घटता है जब करंट बढ़ता है, तो ये था आपका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो ये चीज़ है आपका, ये 3 पॉइंट हैं इसके। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मैंने मेन पॉइंट आपको दिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि उतना लंबा लिखना और जो है जो ज़रूरत है वही चीज़ें समझनी भी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ये है कि दिस एसी वेल्डर कैन बी ऑपरेटेड ईदर इन अ सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई। सबसे अच्छा एडवांटेज का यही है। और इनिशियल कॉस्ट कम है क्योंकि ट्रांसफार्मर है, एक ही ट्रांसफार्मर है, टैपिंग लगा हुआ है, तो इनिशियल कॉस्ट भी कम है, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, लो वियर है, नो आर्क ब्लो है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये आर्क ब्लो नहीं होने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार जो है, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास एक 50 हर्ट्ज़ का अगर आपका वेव फॉर्म है तो यानी कि एक साइकिल में ये 2 बार चेंज करेगा, समझ रहे हैं, एक साइकिल में 2 बार चेंज करेगा। मतलब अगर एक बार पॉजिटिव वाला फील्ड बनेगा तो अगली बार निगेटिव वाला फील्ड बनेगा, और ये इतना जल्दी जल्दी फटाफट होता है कि वो आर्क ब्लो होने ही नहीं देता। क्योंकि आर्क ब्लो का अगर हम मैग्नेटिक रीजन की बात हम करें तो अगर आर्क ब्लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की से अगर होता है तो उसका वजह होता है कोई एक सस्टेन्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना। ये एसी वाला करने नहीं देता, क्योंकि हाफ साइकिल मतलब एक तरीके समझिए कि 50 हर्ट्ज़ का अगर फ्रीक्वेंसी है उसमें 100 बार तो ये चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इतना तेज होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए आर्क फ्लो नहीं होता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, इसका पोलरिटी कैन नॉट बी चेंज एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस। ये 2 इसके डिसएडवांटेज हैं।
तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपका, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर आर्क वेल्डिंग मशीन्स, ठीक है। और कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी है कि आप लोग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में केवल लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन एक दो बच्चों ने कॉल करके मुझे बताया कि नहीं सर, कभी एग्जामिनेशन में ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर भी पूरा डिटेल में पूछ देते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन। लेकिन अब चूंकि आप लोग ये कह रहे हो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग को भी थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, तो मैं अब जो अगला लेक्चर आपको दूंगा उसमें आपका जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो पूरा है वो मैं आपको दूंगा। उसमें आपका जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगा, और आर्क वेल्ड जो आपका है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, उसके ऊपर मैं लेक्चर बना करके दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।